शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। मित्रों, आपने श्लोक संख्या 55 में जैसा जाना है कि उत्तर ध्रुव निवासियों को नक्षत्र चक्र सभ्य दिशा में भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है और दक्षिण ध्रुव निवासियों को अपसभ्य दिशा में। सभ्य और अपसभ्य शब्दों की व्याख्या की चर्चा पूर्व में हो चुकी है। हम आपको अब यहाँ पर यह बताना चाहते हैं, विषुवत रेखा के निकट देशों में नक्षत्र चक्र सिर के ऊपर पूरब से पश्चिम को भ्रमण करता हुआ दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा पर दिन का परिमाण 30 घटिका और रात्रि का परिमाण भी 30 घटिका होता है। इससे उत्तर और दक्षिण देशों में दिन या रात्रि का परिमाण 30 घटिका केवल विषुवत दिन को ही होता है, जब सूर्य की क्रांति शून्य होती है। अन्य कालों में जब सूर्य की क्रांति उत्तर होती है, तब उत्तर के देशों में दिन 30 घड़ी से बड़ा और रात्रि 30 घड़ी से छोटी होती है, परंतु दक्षिण के देशों में दिन 30 घड़ी से छोटा और रात्रि उतनी ही बड़ी हो जाती है। और जब सूर्य की क्रांति दक्षिण होती है, तब दक्षिण के देशों में दिन बड़ा, रात्रि छोटी तथा उत्तर के देशों में रात्रि बड़ी और दिन छोटा होता है। दिन या रात्रि की क्षय वृद्धि का विचार सूर्य की क्रांति और स्थान के अक्षांश के अनुसार किया जाता है। इस तरह से नक्षत्र चक्र के इस भ्रमण का कारण प्राचीन मतों में प्रवाह वायु और नवीन मत से पृथ्वी की दैनिक गति है, जिसका विचार आगे किया जाएगा। इन श्लोकों में मेष और तुला का अर्थ है सायन मेष और सायन तुला समझना चाहिए, क्योंकि दिन रात्रि की क्षय वृद्धि सायन राशियों के अनुसार ही होती है। अब हम आपके समझ चला रहे हैं श्लोक संख्या 59। श्लोक संख्या 59 में जैसा कि कहा गया है, भूवृत्तम क्रांति भागघ्नम भागणांश विभाजितम अवाप्त योजनैरर्को व्यक्षाद्यात् उपरि स्थितः। भूवृत्तमिति, भूवृत्तम अर्थात योजनात्मकम मध्य भूपरिधिमानम, क्रांति भागघ्नम इष्ट दिन संबंध क्रांति भागैर्गुणितं भागणांशै त्रिषष्ठी विभाजितं च कुर्यात्, तदा अवाप्त योजनै लब्धि प्रमितैर्योजनै व्यक्षात् निरक्ष देशात् रवि क्रांति दिशि अंतरितानां जनानां उपरि स्थिति अर्थात खमध्यगतम अर्कः रवि जाति गच्छति। तो श्लोक संख्या 59 की चर्चा में जैसा यहाँ है कि गोले निरक्ष खमध्या स्वखमध्यावधि यामोत्तर मंडले अक्षांसा निरक्षात् अहोरात्र वृत्तावधि यामोत्तरे क्रांत्यांसा यत्रक्षांसा क्रांतंस समस्तास्तत्रा अभीष्टदिनि भूगर्भाद् अहोरात्र वृत्त प्रतिबिंदुगता रेखा भूपृष्ठे यत्र लगन्ति तद्बिन्दुगता नरास्तस्मिन् दिने मध्याह्ने खमध्यगतम् अर्कं पश्यन्ति। ते च भूपृष्ठगता बिन्दवो निरक्षदेशात् कियद् अन्तरे भवन्ति। तज्ज्ञानार्थम् तज्ज्ञानार्थम् उपायम् एव। यदि चक्रांशैर्मध्यभूपरिधि योजनानि लभ्यन्ते तदा निरक्षहोरात्रवृत्तांसरात् रूपैरभीष्ट क्रांति भागैः किमितं लब्धं निरक्ष देशात् अभीष्ट क्रांति दिशि तद्देशान्तरयो योजनमानं
क्रांति अक्षांश गुणे भूपरिधि योजन बटे 360 अतो निरक्षदेशात् क्रांति दिशि एदनन्तरे वर्तमानो नर कमध्यगतं सूर्य द्रष्टुं महतीत्युपपन्नम। यहां पर श्लोक संख्या 59 में जैसा कि बताया गया है, भूपरिधि के योजनों को सूर्य की तत्कालिक क्रांति के अंशों से गुणा करके उसमें 360 का भाग दें, जो लब्धि प्राप्त हो उतने ही योजन विषुवत रेखा से उतने ही योजन दूर विषुवत रेखा से सूर्य ऊपर होता है। सूर्य की जो क्रांति होती है उतने ही अक्षांश पर वह ठीक ऊपर होता है। क्रांति यदि उत्तर हो तो अक्षांश उत्तर समझना चाहिए, क्रांति दक्षिण हो तो अक्षांश दक्षिण समझना चाहिए। कौन सा अक्षांश विषुवत रेखा से कितने योजन पर होता है, इसकी गणना करने के लिए जैसा कि बताया गया है, भूपरिधि का मान योजनों में तो जो होता है वह 360 अंश के समान है। इसलिए अभीष्ट अक्षांश विषुवत रेखा से कितने योजन पर है, इसको हम अनुपात से जान सकते हैं। यहाँ पर त्रैराशिक अनुपात के माध्यम से गणित की प्रक्रिया जब की जाती है तो 360 अंश अनुपाति क्रांत्यांश समानुपाति भूपरिधि योजन अनुपात अभीष्ट योजन। इस तरह से श्लोक संख्या 59 की व्याख्यान की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। अब हम आपके समझ कहां कहां पर 60 घटी का दिन और 60 घटी की रात्रि होती है, यह अगले एपिसोड में श्लोक संख्या 60 से इसका वर्णन प्रारंभ होगा। तो सूर्य सिद्धांत के भूगोलाध्याय के श्लोक संख्या 60 के ऊपर हम 60 घटी के दिन और रात्रि की व्यवस्था की चर्चा हम करेंगे। षष्ठी दंडात्मकम दिनम कुत्र भवति इति इत्यस्य विषय ज्ञानम अग्रिमे श्लोके भवति। तब तक के लिए शुभम भूयात्। पुनः मिलामः। धन्यवाद।